Hello all, my name is Shardul Nalode and I have secured AIR 329 in GATE CSE 2023. So इस वीडियो में हम मेनली दो चीज़ों पे बात करेंगे कि ज़ील ने मेरी किस तरह से मदद की और ज़ील के बारे में मेरे क्या रिव्यूज़ है और दूसरी मेरी अप्रैल के बाद क्या स्ट्रेटजी थी कि जिससे कि मैंने गेट में AIR 329 हासिल की। सबसे पहली बात कि मैं ज़ील का ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो मैं ऑनलाइन के ही बारे में रिव्यू दे सकूँगा। जो सबसे पहली बात थी लाइव वीडियोस की। सो लाइव वीडियोस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप अगर लाइव देख रहे हैं तो आप में कंसिस्टेंसी थी कि आपको रोज़ आना है, वीडियो देखना है और जो भी डाउट हो आपको वहीं पे क्लियर करना है। तो इससे एक लगातार कंसिस्टेंसी बनती गई और सब्जेक्ट टाइम पे फिनिश होते गए। जो दूसरी बात थी डाउट क्लियरेंस की। सबसे पहले जो डाउट होते थे तो वो तो हम क्लास में सॉल्व कर लिया करते थे, पर जो कुछ डाउट पेंडिंग रह जाया करते थे तो उसके लिए ज़ील में अपने अलग से उनके चैट बॉक्स बने हुए हैं कि आप वहाँ अपने डाउट भेज सकते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके वो डाउट सॉल्व हो जाते थे। कभी कभी ज़ील के मेंटर्स या फिर ज़ील के कुछ टीचर्स वगैरह है वो ये डाउट सॉल्व कर देते थे और कई बार तो स्टूडेंट ही आपस में डिस्कस करके उस डाउट को रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये ज़ील का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैट बॉक्स था जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। और जो तीसरी चीज़ थी टेस्ट सीरीज़। जो टेस्ट सीरीज़ की जो क्वालिटी थी वो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देगी। जो आपकी प्रिपरेशन थी और जो आप जाके अपने आप को टेस्ट करोगे वहाँ, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या, आपके कौन से टॉपिक कमज़ोर है और कहाँ पे आपको ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको फिर से आप फिर से वापस आओगे और अपने नोट्स को फिर से गो थ्रू करोगे और आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। ऐसे ये टेस्ट बाय टेस्ट आपकी जो क्वालिटी है वो लगातार बढ़ती जाएगी और एट द एंड आप अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। और जो चौथी चीज़ थी ज़ील के सपोर्ट की, तो ज़ील का प्री गेट और पोस्ट गेट दोनों ही सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है। प्री गेट में ज़ील के जो मेंटर्स है वो लगातार आपके साथ कांटेक्ट करते रहते हैं कि आपके टेस्ट कैसे जा रहे हैं, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आपके टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो और कैसे इंप्रूव करना है, और अगर बुरे भी आ रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में नंबर्स सबके ही कम आते हैं, पर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बस लगे रहना है आपको और एट द एंड आपके नंबर एक टाइम के बाद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और जो पोस्ट गेट गाइडेंस होता है ज़ील का, वो तो इतना शानदार है कि मतलब ज़ील के पोस्ट गेट गाइडेंस में फैकल्टी लगातार आपके साथ टच में रहते हैं कि आपको किस रैंक या किस स्कोर पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और कुछ कुछ आईआईटीज़ अपना इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलोर। तो इस इंटरव्यूज़ के लिए भी ज़ील लगातार आपके साथ टच में रहता है कि आपको कौन कौन से नोट्स रिवाइज़ करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको और अपनी कमांड बढ़ानी है। और इसके साथ ही कुछ कॉलेज अपने अलग से टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे आईएसआई कोलकाता, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो इन टेस्ट के लिए भी ज़ील अलग से अपने क्लासेस चलवाता है। बसंत सर अभी भी मतलब उस क्लासेस के लिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कैसे उस कॉलेज में जाकर या फिर उस टेस्ट में जाकर आपको अच्छी रैंक प्राप्त करनी है। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अप्रैल के बाद से मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की। जैसे मिड अप्रैल में मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया था। हालांकि यह बहुत बड़ा डिसीजन था कि जॉब छोड़ कर आना और फिर ज़ील की प्रिपरेशन, फिर आके ज़ील से गेट की प्रिपरेशन करना। फिर गेट की प्रिपरेशन में ऐसा है कि कोई गारंटी नहीं है कि आप इतना पढ़ लोगे तो आपको इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपने 10 घंटे लगातार पढ़ाई की हो पर एट द एंड आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। पर ये एक नर्वसनेस तो थी ही, पर मैंने मतलब खुद में कॉन्फिडेंस दिखाया कि चलो एक बार अपना 100% देते तो है कम से कम। क्योंकि मैंने 2022 में भी मैंने गेट दी थी। उस वक्त मैंने 4 महीने की सेल्फ प्रिपरेशन की थी और उस वक्त मेरी रैंक कुछ 3600 के तकरीबन आई थी। तो मुझे लगा था कि 4 महीने में मैं इतनी ठीक ठाक रैंक ला सकता हूँ। तो एक साल की कांस्टेंट प्रिपरेशन एक ज़ील जैसी नाम की कोचिंग के साथ में करके मैं बहुत अच्छी जगह पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से मैंने अप्रैल मिड या फिर आप कह सकते हैं कि मई स्टार्टिंग में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मुझे पता था कि अक्टूबर 1 से ज़ील के राउंड 1 के टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी जो पहली स्ट्रैटेजी थी कि मुझे 23 या 25 ऑफ सितंबर तक मुझे पूरा कोर्स और पूरे मॉड्यूल सॉल्व करने थे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैंने उस वक्त टेस्ट नहीं दिए। हालांकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कुछ लोगों को होता है कि टेस्ट नहीं दिए बिना उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होते या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पर मैंने ये स्ट्रैटेजी की थी कि मैंने अपना लगातार कोर्स कंप्लीट किया 23 ऑफ सितंबर तक। तब तक मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए थे, सिर्फ लगातार मैंने अपने मॉड्यूल सॉल्व किए, प्रैक्टिस की और पूरे के पूरे जो वीडियोस थे ज़ील के, पूरे वीडियोस तक तब तक मैं देख चुका था। और फिर उसके बाद आई बारी राउंड 1 की। अक्टूबर 1 से राउंड 1 स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद मैंने जो टॉपिक टेस्ट मेरे पेंडिंग थे, जो मैंने प्रिपरेशन के वक्त नहीं दिए थे, उन सारे टॉपिक टेस्ट को मैंने देना शुरू किया। साथ में राउंड 1 के भी टेस्ट दिए। जो सारे PYQs थे वो भी मैंने सॉल्व करना शुरू किए।
और कुछ कभी कभी लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दिया करता था, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे फिर वो किसी टेस्ट का क्वेश्चन हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क राउंड 2 के लिए किए हुए थे। तो जैसे जैसे राउंड 1 चला तो मेरे सारे PYQs खत्म हो चुके थे, मेरे सारे टॉपिक टेस्ट और सारे राउंड 1 के टेस्ट भी खत्म हो चुके थे। अब जैसे ही राउंड 2 की बारी आई तो जो सारे के सारे स्टार मार्क क्वेश्चन थे उनको मैंने फिर से रिव्यू किया, और सेकंड राउंड में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, क्योंकि सेकंड राउंड सिर्फ 1 महीने का था तो ज़्यादा समय था नहीं उसमें। तो मैंने सारे टेस्ट दिए, सारे स्टार मार्क क्वेश्चन को फिर से रिव्यू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि जब एट द एंड जनवरी मंथ में जाके मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा कि मैं फुल नोट्स को रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि फुल नोट्स बहुत ही लेंदी होते हैं। इस कारण मैंने शॉर्ट नोट्स प्रीफर किए, और इसी के साथ राउंड 2 के टेस्ट सारे समाप्त हो चुके थे। और फिर जब एट द एंड जनवरी में जाके जब मॉक टेस्ट शुरू हुए तो मेरे सारे सब कुछ नोट्स, सारे सब जो भी कुछ पेंडिंग था, सारे नोट्स के रिवीजन, सारे टॉपिक टेस्ट, सारे PYQ सब कुछ खत्म हो चुके थे, और मैं मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी था। और फिर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किए, और साथ ही में मैं हर 2-3 दिन के बाद जो शॉर्ट नोट्स थे उनको मैं गो थ्रू कर लिया करता था। या फिर अगर किसी टेस्ट में कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यह मेरा कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो मैं जाके फुल नोट्स को भी रिवाइज कर लिया करता था। इसी तरह मैं ज़ील के साथ लगातार चलता रहा, और ज़ील के मेंटर्स ने भी गाइड किया कि बस टेस्ट देना है, जो जो कुछ कमज़ोरी लगे उसको जाके फिर से अपने को उस टॉपिक को पढ़ना है या फिर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ मॉक 3 थर्ड राउंड के मॉक टेस्ट भी खत्म हो गए, और फिर आखिरकार वो दिन गेट के दिन एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छा स्कोर आया कंपैरेटिवली, अगर आप टेस्ट के मार्क्स देखें, क्योंकि ज़ील के जो टेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली हार्ड ही होते हैं जो आपका फाइनल पेपर आने वाला है। मैं अगर अपने मार्क्स की बात करूँ, जो मेरे जो लास्ट 4 टेस्ट के मार्क्स थे वो 59 पेज तक हो चुके थे, और मेरे एट द एंड मेरे 65 से भी ऊपर आए। तो ये अगर आपको ज़ील में कम मार्क आ रहे हैं तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप वो टेस्ट ही इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि आपको थोड़ा कठिनाई में डाला जाए, आपको थोड़ा प्रेशर फील करने की आदत हो, तो डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है। बस अंत तक आपको लगे रहना है और आखिर में जाके अच्छा ही होगा। तो इसी तरह आने वाले 2024 के एग्ज़ाम के लिए मैं सारे एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ।